हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। स्टूडेंट्स, फिजिक्स 11th में आपका पुनः एक बार स्वागत है द्विवेदी फिजिक्स यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में बच्चों हमने बात की थी कार्य ऊर्जा और शक्ति नामक चैप्टर के संघट्ट के प्रथम पार्ट पर। आज ठीक वहीं से आगे बात करेंगे और वो संघट्ट का ही दूसरा प्रश्न आपके सामने परीक्षा में जैसे आता है उसी प्रश्न के स्वरूप और उस उत्तर की अपन यहाँ चर्चा करने वाले हैं। एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट की जो गणितीय विवेचना है, उस अवधारणा की समझ है, इस पर हम लोगों ने बात की थी पिछले अपने इसी चैनल में, इस चैनल के एक वीडियो में। आज वही चैनल और वीडियो का दूसरा प्रश्न, आइए बात करते हैं। एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट की जगह एक विमीय लेकिन अप्रत्यास्थ संघट्ट की। यहाँ अप्रत्यास्थ संघट्ट की व्याख्या करने के पहले आपको ये जानना जरूरी है कि प्रत्यास्थ संघट्ट और अप्रत्यास्थ संघट्ट में क्या फर्क है, अर्थात आपको प्रत्यास्थ संघट्ट की पूरी जानकारी का गुण होना बहुत जरूरी है। मैं आपसे बात करूं कि प्रत्यास्थ संघट्ट में हमने देखा था कि संघट्ट के पहले दोनों वस्तुओं का कुल रेखीय संवेग संघट्ट के पश्चात दोनों वस्तुओं के कुल रेखीय संवेग के बराबर होता है। और ठीक इसी तरह से संघट्ट के पहले दोनों वस्तुओं की कुल गतिज ऊर्जा संघट्ट के पश्चात दोनों वस्तुओं की कुल गतिज ऊर्जा के ठीक बराबर होती है। ये होता था पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट। आज हम पूर्णतः प्रत्यास्थ की जगह अप्रत्यास्थ संघट्ट जब बात करते हैं तो जाहिर है एक मन में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर इन दोनों में कुछ ना कुछ फर्क होगा, उसे हमें समझना चाहिए। इसको आप इस तरह से समझ रहे हैं। एक विमीय है, आप पढ़ चुके हैं, एक विमीय है मतलब दो गतिशील वस्तुओं की बात हो रही है और दोनों ही वस्तुओं की गति कहां हो रही है, सरल रेखा में हो रही है, इसलिए वो एक विमीय है। संघट्ट प्रत्यास्थ है, कल हमने पढ़ा, मतलब संघट्ट के पहले कुल रेखीय संवेग संघट्ट के पश्चात कुल रेखीय संवेग के ठीक बराबर है। संघट्ट के पहले निकाय की कुल गतिज ऊर्जा संघट्ट के पश्चात निकाय की कुल गतिज ऊर्जा के ठीक बराबर है। आज हम बात करेंगे ऐसा संघट्ट जिसमें संघट्ट के पहले और संघट्ट के बाद दोनों की स्थितियों में दोनों वस्तुओं की गति एक विमीय यानी सरल रेखा में जरूर रहती है, इसलिए इसको एक विमीय संघट्ट कहेंगे। लेकिन जब हम प्रत्यास्थ होने की बात करते हैं तो दोनों के दोनों जो फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे, अर्थात एक जो भौतिक राशि होती है रेखीय संवेग और दूसरी भौतिक राशि जो होती है काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, उनमें से बच्चों जब ऐसा होता है कि संघट्ट के पहले दोनों वस्तुओं का कुल रेखीय संवेग संघट्ट के पश्चात दोनों वस्तुओं के कुल रेखीय संवेग के बराबर तो होता है, लेकिन संघट्ट के पहले की जो कुल गतिज ऊर्जा है वह संरक्षित नहीं रह पाती है, अर्थात संघट्ट के पूर्व जो गतिज ऊर्जा होती है संघट्ट के पश्चात वही कुल गतिज ऊर्जा आपको नहीं मिलती है। आइए आज इसी पर चर्चा करेंगे, आखिर ये गतिज ऊर्जा कहां चली जाती है, कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है और सम्मिलित हो जाती है। लेकिन अब आंसर करना है क्वेश्चन को आपका, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि एक विमीय पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट की बजाय एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या है। तो जब एक ही विमा में गतिशील दोनों वस्तुएं या एक सरल रेखा में गतिशील दोनों वस्तुओं के मध्य टक्कर इस तरह से होती है कि संघट्ट के पूर्व निकाय का कुल रेखीय संवेग संघट्ट के पश्चात निकाय के कुल रेखीय संवेग के बराबर तो होता है, अर्थात रेखीय संवेग का संरक्षण नियम पालन होता है, किंतु निकाय की गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, अर्थात संघट्ट के पूर्व कुल गतिज ऊर्जा का मान संघट्ट के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा के बराबर नहीं होता। इस तरह का संघट्ट एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। अब इसकी हम गणितीय विवेचना करेंगे, कैसे यह संरक्षित नहीं रहती, कहां चली जाती है ये गतिज ऊर्जा, आइए इस बात को अपन पता लगाते हैं। तो गणितीय विवेचना में सबसे पहले वही माना जाना लिखने के लिए अपन क्या करें, एक प्रतीकात्मक
संकेतात्मक एक चित्र बनाइए। दो वस्तुएं हैं, m1 द्रव्यमान की A वस्तु है, m2 द्रव्यमान की दूसरी वस्तु है। ये संघट्ट के पूर्व की स्थिति को बयां करता है ये अंश, और संघट्ट के पश्चात की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए आपने दूसरा चित्र भी संकेत या प्रतीकात्मक रूप में बना दिया है। इससे आपको स्पष्ट होना चाहिए कि m1 द्रव्यमान की पहली वस्तु जो है u1 वेग से गतिशील है, और m2 द्रव्यमान की दूसरी वस्तु u2 वेग से गतिशील है, और ये भारी है। और अपन ये प्रतीकात्मक पहले कह चुके हैं, भारी है तो देखिए दो आदमी अगर चल रहे हो तो जो हल्का सा लड़का है या जो भी व्यक्ति है वो थोड़ा सा तेज चलता है, यानी अपन यहां भी ऐसे प्रतीक बना लिए हैं कि ए साहब जो हैं वो m1 द्रव्यमान है जिनका, वो m2 से हल्के हैं, इसलिए इनका वेग थोड़ा सा अपन ज्यादा कह लें, थोड़ा समझ में आ जाएगा, हाँ भाई ठीक है, हल्का आदमी है, ज्यादा तेजी से चल सकता है। तो क्या हुआ कि ये u1 इज ग्रेटर देन u2 अगर मानते हैं, अभी तो अपन थोड़ी देर बाद ये कहने वाले हैं u2 इज 0, मतलब ये लस्त आदमी है, मस्त आदमी है, बैठा हुआ है, तो इस पे जब ये पत्थर हम क्या करेंगे, टकरा देंगे, संघट्ट करा देंगे। हम तो गांव में कहते हैं कि इस छोटे से पत्थर को इसके ऊपर कचेर देंगे, है ना, तो ऐसा करेंगे, वही संघट्ट है। तो क्या होगा, ये दोनों एक साथ चलने लगेंगे, जिसका नाम अप्रत्यास्थ संघट्ट होगा। मतलब अब अगर हम गणितीय विवेचना में इस संकेत को समझ सके हैं तो ये लिखने में हमको आसान हो जाएगा। क्या लिखेंगे, मान लेते हैं कि m1 और m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं A व B हैं, जो चित्रानुसार एक सरल रेखा में u1 और u2 वेग से प्रारंभ में गतिमान है। जब m1 द्रव्यमान वाली वस्तु A m2 द्रव्यमान वाली दूसरी वस्तु B से टकराती है तो वो दोनों चिपक जाती हैं, एकीकृत हो जाती हैं, यानी उन दोनों का मॉस जो है इकट्ठा हो जाता है, m1 प्लस m2 हो जाता है, और उसका वेग जो है बदल करके v1 हो जाता है। अब यहां फिर थोड़ा सा रुकेंगे, हिंदी में बात करेंगे, फिर मैं आपको अंग्रेजी को गणित में समझाऊंगा। राइट, कैसे? देखिए, आपने यहां कहा कि ये m2 जो है भारी आदमी है, इसलिए धीरे चलता है। अभी अपन कह देंगे कि ये चलता ही नहीं है, चुपचाप खड़ा है, बैठा है, ठीक। जब भैया m2 ही भारी आदमी है, थोड़ा कम वेग वाला है, तो ये एक लॉजिक आपको सेट करना पड़ेगा माइंड में अपने, कि जब m2 भारी है इसलिए m1 से थोड़ा सा धीरे चलता है या रुक जाता है, तो जब m1 और m2 दोनों इकट्ठा हो जाएंगे तो m1 भले ही बड़ा बहादुर है, तेजी से चल रहा है, लेकिन जब इसमें अपना माथा पटक दिया इसने, इससे जब चिपक गया तो इसको एक साथ ले जाने में क्या होगा, इसको तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल होगी। सही समझ रहे हैं आप, यानी इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है वो u1 की तुलना में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब वेग बदल रहा है, वेग घट रहा है, तो क्या होगा, वेग घट रहा है, इट मीन्स कि उसकी काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, है ना। तो इस तरह से ये काइनेटिक एनर्जी कैसे पहले की काइनेटिक एनर्जी से कम हो जाती है। इसीलिए यहां से बच्चों कभी कभी तो ये प्रश्न ही आ जाता है, ये प्रश्न बड़े मजे के तरीकों से पूछा जाता है। ये प्रश्न इस तरह से कम पूछा जाता है कि एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट की गणितीय विवेचना कीजिए, ये ऐसा पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए, लिख लीजिए, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आने वाला है। सिद्ध कीजिए कि एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट में संघट्ट के पश्चात गतिज ऊर्जा घट जाती है या संघट्ट से गतिज ऊर्जा का मान कम हो जाता है। कभी कभी तो और मजे की चीज पूछ दी जाती है आपसे, वो क्या, वो ये पूछ दी जाती है कि संघट्ट, एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट में ऊर्जा की कितनी हानि होती है या ऊर्जा क्षय का गणितीय व्यंजक निर्मित कीजिए, ऐसा किया जाता है। तो देखिए, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। प्रश्नकर्ता तो कैसे भी प्रश्न करे, हमको आंसर सब आते हैं। तो इस तरह से जब आपने ये मान लिया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो अप्रत्यास्थ संघट्ट है, इसमें आप रेखीय समलेख का संरक्षण लगा देंगे,
और बाद में गतिज ऊर्जा की गणना दोनों स्थितियों के लिए कर लेंगे, पहले संघट्ट के और संघट्ट के पश्चात दोनों की गतिज ऊर्जा। तो इस तरह से आपने लिखा कि मान लेते हैं कि ऐसा m1 द्रव्यमान वाला U1 से, m2 द्रव्यमान वाला U2 से, और संघट्ट के पश्चात ऐसा ऐसा हो जाता है। तो संघट्ट के पहले जो कुल रेखीय संवेग है वो कितना हो जाता है, m1 इंटू U1 प्लस m2 इंटू U2, और संघट्ट के पश्चात कुल रेखीय संवेग m1 प्लस m2 इंटू V1। अब इसको V1 क्यों कहे, केवल V कह देंगे, ऐसा कह देते हैं, m1 प्लस m2 इंटू V हो जाता है। तो अप्रत्यास्थ संघट्ट में रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, तो उसका नियम लगा दीजिए, मतलब संघट्ट के पूर्व कुल रेखीय संवेग बराबर संघट्ट के पश्चात कुल रेखीय संवेग। संघट्ट के पश्चात कुल रेखीय संवेग कितना है, m1 U1 प्लस m2 U2, और संघट्ट के पश्चात कितना है, m1 प्लस m2 इंटू V। तो संघट्ट के पहले कुल रेखीय संवेग बराबर संघट्ट के पश्चात कुल रेखीय संवेग। इस तरह से ये रेखीय संवेग का संरक्षण हो गया। अब इससे V की वैल्यू निकल आती है, यानी अर्थात V इज इक्वल टू आ जाएगा m1 U1 प्लस m2 U2 अपान m1 प्लस m2। यहां वही बात अभी जो कर रहे थे कि इसको कह देंगे कि बहुत भारी है, ये U2 वेग से क्या चल रहा है, कह दो नहीं चल रहा है। इसको गणित में कैसे कहते हैं, यदि U2 इज इक्वल टू 0, मतलब यदि दूसरी जो वस्तु है m2 द्रव्यमान का जो पिंड B है वो अगर प्रारंभ में ही स्थिर अवस्था में है, तब क्या होगा, तब होगा ये कि इफ U इज टेकन एज 0, U इज टेकन एज 0, तो इससे क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में आप U इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तब आपको V इज इक्वल टू मिल जाएगा, ये U2 0 है तो m2 इंटू U2 वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब बचेगा आपका m1 U1 अपान m1 प्लस m2, यानी m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू U1। इसको आप एक दूसरा समीकरण मान लीजिए। तो इस तरह से संघट्ट के पश्चात वस्तु का जो वेग है वो कितना निकल कर आता है, m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू U1। अब आपको इस तरह से गतिज ऊर्जा, चूंकि आपको ये सिद्ध करना है कि संघट्ट के पश्चात गतिज ऊर्जा में कमी आती है, तो आपको संघट्ट के पहले की गतिज ऊर्जा निकालनी चाहिए, संघट्ट के पश्चात की गतिज ऊर्जा निकालनी चाहिए। तो अब संघट्ट के पूर्व आपने मान लिया है कि U2 इज 0, मतलब दूसरी वस्तु m2 द्रव्यमान वाली जो वस्तु B है वो पहले से स्थिर है। तब आप क्या करेंगे, संघट्ट के पहले की कुल गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 m1 इंटू U1 स्क्वायर। इसी तरह से संघट्ट के पश्चात जो कुल गतिज ऊर्जा हो जाएगी K2 इज इक्वल टू 1/2 m1 प्लस m2 इंटू V का स्क्वायर। अब आपको कंपैरिजन करना है कि कैसे ये K1 और K2 में कंपैरिजन है, K1 कैसे ज्यादा है या K2 कैसे कम है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो K1 इज इक्वल टू दिस थिंग एंड K2 इज इक्वल टू दिस थिंग। तो आप क्या करिए, K1 अपान K2, इससे आपको मिल जाएगा K1 अपान K2, अतः K1 अपान K2 इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 1/2 m1 इंटू U1 स्क्वायर, 1/2 m1 इंटू U1 स्क्वायर, और K2 की वैल्यू है 1/2 m1 प्लस m2 इंटू V का स्क्वायर। अब आपको 1/2 देखिए आराम से कट जाएंगे, इनको कैंसिल कर दीजिए। तो ये 1/2 जब कट गए तो ऊपर बचा m1 इंटू U1 का स्क्वायर, ये m1 इंटू U1 का स्क्वायर बचा, और नीचे m1 प्लस m2 इंटू V का स्क्वायर। अब you have the value of V in equation second, क्या V is equal to m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू U1। तो m1 इंटू U1 का स्क्वायर ये नीचे बचेगा, और ये चीज m1 प्लस m2 का स्क्वायर कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी इसमें आप जब v स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो आपको ये मिलता है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर अपान m1 का स्क्वायर और U1 का स्क्वायर। अब इसमें देखिए ये m1 का स्क्वायर यहां है, m1 का स्क्वायर नीचे भी है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ m1 है और यहाँ m1 का स्क्वायर है, तो m1 पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक m1 बचा रहेगा, ये आपको ध्यान रखना। m1 प्लस m2 यहाँ एक बार है और यहाँ इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर कट जाएगा। यानी यहां से कुछ नहीं बचता है, m1 U1 स्क्वायर, m1 प्लस m2 पूरा कैंसिल हो गया, और यहां क्या बचता है m1 प्लस m2
और नीचे मिलता है m1। तो इस तरह से आपको मिलता है k1 अपान k2 इज इक्वल टू k1 अपान k2 इज इक्वल टू आपको मिलता है m1 प्लस m2 अपान m1। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो k2 की k1 से कंपैरिजन करनी है, इसका आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है, तो k2 अपान k1 के फॉर्म में ये हो जाएगा m1 अपान m1 प्लस m2। अब क्लियर है कि देखिए k2 के साथ में क्या है, m1 है, यानी बाद की जो काइनेटिक एनर्जी है वो केवल m1 के समानुपाती होती है, और k1 जो है यानी संघट्ट के पूर्व की जो गतिज ऊर्जा है वो m1 प्लस m2 के समानुपाती है। बड़ा सिंपल है देखने में कि m1 कम होगा m1 प्लस m2 की तुलना में, अर्थात k2 कम होगा k1 की तुलना में। तो इस तरह से इस समीकरण से इसको आप जो भी आता है 2 3 4 जो भी समीकरण आता है, तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार स्पष्ट है कि एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट में संघट्ट के पश्चात गतिज ऊर्जा का मान कम हो जाता है या गतिज ऊर्जा घट जाती है। अब अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कर दिया गया कि क्षय हुई ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए, यानी एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट में ऊर्जा हानि की गणना कीजिए, तब आपको क्या करना चाहिए। मान लेते हैं कि पहले की जो काइनेटिक एनर्जी k1 है वो आपने निकाला है कितनी, 1/2 m1 u1 स्क्वायर, और बाद की जो काइनेटिक एनर्जी आपको मिलती है वो होती है 1/2 m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर, जिसको आप v का मान रखने के बाद कितना प्राप्त कर लेते हैं। अब इसमें v का मान हम रख ही लेते हैं इस तरह से, ये m1 प्लस m2, और v का मान आपके पास कितना है, v का मान है आपके पास m1 अपान, यानी यही m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर और बटे m1 प्लस m2 का स्क्वायर। इस तरह से इसको हल कर लीजिए तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है बाद की 1 अपान कितना आ जाती है, देखिए m1 प्लस m2 और m1 प्लस m2 कट जाता है, एक ये बचता है, तो ये आता है 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपान m1 प्लस m2। ये जो है बाकी काइनेटिक एनर्जी है। अब जब प्रश्न आता है आपका कि कितनी कमी आती है या ऊर्जा हानि की गणना कीजिए, तब आपको इन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो आप लिखते कहां से, आपको जैसे पूछा कि ऊर्जा हानि की गणना कीजिए या ऊर्जा क्षय को कैलकुलेट करिए, तब आप कहते हैं कि हम जानते क्यों हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपने कंप्लीट कर लिया है। तो आप कहते हैं कि हम जानते हैं कि एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट में संघट्ट के पहले की जो कुल गतिज ऊर्जा है वो इतनी होती है, और संघट्ट के पश्चात जो कुल गतिज ऊर्जा है वो इतनी होती है। अतः ऊर्जा हानि अगर हम ये कहें कि उसको हम डेल के से दर्शाते हैं तो क्या हो जाता है, पहले में से आपने पहले सिद्ध कर दिखाया है कि इट इज लेस इन कंपैरिजन ऑफ दिस, तो लेस को घटा देंगे तो कितना लेस है वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से बच्चों इसकी गणना भी आप इस तरह से कर सकते हैं। आप घटा दीजिए m1 u1 स्क्वायर में घटा दीजिए 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपान m1 प्लस m2। इस तरह से जब आप घटा देंगे, ये आप देख रहे हैं 1/2 m1 u1 स्क्वायर कॉमन आ जा रहा है, तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, इसमें से आ जाएगा 1 और इसमें से आ जाएगा m1 अपान m1 प्लस m2। सिंपल सा मैथमेटिक्स है, और लेकिन इंपॉर्टेंट है m1 u1 स्क्वायर और इसमें से m1 प्लस m2 माइनस m1, तो आ जाएगा केवल m2 अपान m1 प्लस m2। इस तरह से ऐसे आ जाएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 m2 है ना, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 1/2 m1 m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1 का स्क्वायर। तो ये क्या वैल्यू आ जाती है आपकी डेल के। मतलब कभी आपसे ये पूछे कि सिद्ध कीजिए कि ऊर्जा की हानि होती है, तब आपको दिखा देंगे कि K2, मतलब आपने जो दिखाया कि K2 इज लेस देन K1,
या K1 इज ग्रेटर देन K2, तो इतना आप दिखा देंगे। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन आता है कि कितनी ऊर्जा घटी भाई, ऊर्जा क्षय की गणना कीजिए, तब आपको ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट लगने लगता है ना। तो आप इसको दिखाते हैं कि कैसे ये ऊर्जा की हानि होती है। भाई संघट्ट के पहले कुल गतिज ऊर्जा इतनी है, संघट्ट के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा इतनी है, अतः ऊर्जा क्षय अगर हम मान लें कि डेल के का होता है, तो ये डेल के इज कैलकुलेटेड बाय K1 minus K2 and you have to put the value of K1 and value of K2, then easily you can explain या express the value of K1 minus K2 by the simple mathematics। तो इस तरह से del K is equal to आ जाता है 1/2 m1 m2 upon m1 plus m2 into u1 का स्क्वायर। तो ये होता है ऊर्जा क्षय का व्यंजक, किसमें? एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट में। तो इस तरह से बच्चों एक विमीय संघट्ट की अगर बात करें तो एक विमीय संघट्ट दो तरह से होता है, प्रत्यास्थ संघट्ट और अप्रत्यास्थ संघट्ट। आपने प्रत्यास्थ संघट्ट का भी वीडियो देख लिया, अप्रत्यास्थ संघट्ट का भी वीडियो देख लिया, और अगर आपको द्विविमीय प्रत्यास्थ संघट्ट का वीडियो भी इसी तरह से सरल भाषा में सिंपल से टेक्निक से सीखना है तो द्विवेदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, जिसमें आप देखने वाले हैं द्विविमीय प्रत्यास्थ संघट्ट। धन्यवाद।